नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी चौधरी एक बार फिर हाजिर हूँ आदिवासी भारत से सप्ताह भर की ज़रूरी खबरें लेकर। आज की सबसे पहली खबर है त्रिपुरा से, जहां एक गर्ल्स हॉस्टल की कई छात्राएं फूड पॉइजनिंग के कारण अस्पताल में भर्ती हैं। इसके बाद बात करेंगे मणिपुर पर सक्रिय हुई सरकार की। फिर चर्चा होगी जुलाई में पेश किए जाने वाले राष्ट्रीय बजट पर क्या बोले केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल ओराम। और अंत में बताएंगे आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष चेतर वसावा ने मुख्यमंत्री को क्यों लिखा पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। बुधवार की सुबह त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के बोधजंग गर्ल्स स्कूल और महारानी तुलसीबाटी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रार्थना सत्र के दौरान एक के बाद एक 15 से 20 छात्राओं को तेज पेट दर्द और उल्टी की शिकायत होने लगी। इनमें से कई छात्राएं बेहोश भी हो गईं। इसके बाद उन्हें अगरतला के सरकारी मेडिकल कॉलेज और जीबी पंत अस्पताल में भर्ती किया गया। इनमें से ज़्यादातर छात्राएं इंदिरा नगर के महाराजा बीर बिक्रम वेलफेयर सोसाइटी हॉस्टल में रहती हैं। माना जा रहा है कि हॉस्टल का खाना खाने के बाद हुई यह घटना फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई। पता चला है कि स्कूल जाने से पहले इन छात्राओं ने दाल और चावल खाए थे। हॉस्टल की एक छात्रा ने स्कूल पहुंचने के कुछ ही देर बाद उल्टी और पेट में तेज दर्द की शिकायत शुरू कर दी। स्कूल के एक शिक्षक ने बताया, एक एक करके छात्राएं बेहोश होने लगी। 4 एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया गया और छात्राओं को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अभिभावकों ने छात्रावास में दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के बारे में चिंता जताई है। घटना के प्रकाश में आने के तुरंत बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर माणिक साहा अस्पताल पहुंचे और जांच के आदेश दिए। छात्रावास के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि स्वच्छता का ध्यान न रखने के कारण ये घटना हुई है। यह भी बताया गया कि छात्रावास में रहने वाले बच्चों को त्रिपुरा सरकार के आदिवासी कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए भोजन मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा है। जांच के बाद मुख्यमंत्री माणिक साहा ने हॉस्टल वार्डन और केयरटेकर को उनके पद से हटा दिया है। त्रिपुरा में जनजातीय इलाके में बच्चों के दूषित भोजन खाने से बीमार पड़ने की ये कोई पहली खबर नहीं है। आदिवासी इलाकों में ऐसी खबरें आती ही रहती हैं। पिछले सप्ताह छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी के अधिकारियों की लापरवाही के कारण 7 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी। कोंडागांव जिले के बंजुगानी गांव से 11 जून की यह खबर सामने आई थी। यहाँ आदिवासी परिवारों के 7 मासूम बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। इसके बाद उन्हें गंभीर हालत में कोंडागांव के जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे सुबह घर के नज़दीक आंगनबाड़ी केंद्र में गए थे, जहां उन्होंने खेलते खेलते रतनजोत का बीज खा लिया था। इस घटना से बड़ा सवाल उठता है, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता घटना के दौरान क्या कर रहे थे? क्यों किसी का ध्यान बच्चों की हरकतों पर नहीं गया? ये सभी बच्चे 6 साल से कम उम्र के हैं। बाद में ये संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गई। हाँ, ये बंजुगानी से 7 बच्चों को लेके आया गया था मितानिन के द्वारा। ये बताया जा रहा है कि वो आंगनबाड़ी में थे। आंगनबाड़ी में वहाँ पे रतनजोत का जो बीजा होता है उसको 7 बच्चों ने खा लिया है खेलते खेलते हुए, तो अभी लेके आए हैं। फिलहाल अभी उनका उपचार जारी है, चल रहा है उनका ट्रीटमेंट। आदिवासी इलाकों में वैसे ही स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। ऐसे में अगर इस तरह की लापरवाही बरती जाएगी तो कैसे काम चलेगा? छात्रावास का खाना हो या स्कूल की मिड डे मील व्यवस्था या फिर आंगनबाड़ियों के कार्यकर्ता, इन सभी को अपना काम पूरी ईमानदारी और सावधानी से करना होगा। तब जाकर इस तरह के मामलों में कमी देखने को मिल सकती है। और अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि अगले 2-3 महीने में मणिपुर शांत हो जाएगा, लेकिन अपनी बात रखते हुए उन्होंने एक बार फिर राज्य में घुसपैठ और नशीली दवाओं के कारोबार की तरफ इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में हुई संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि म्यांमार से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में लोगों का
अवैध प्रवेश और मादक पदार्थों और मानवों की तस्करी की चुनौती चिंता का विषय है। बीरेन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर के संकट को गंभीरता से ले रही है और प्रयास किया जा रहा है कि राज्य में पैदा हुए संकट का समाधान जल्द से जल्द किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मणिपुर का मुद्दा उन मुद्दों में से एक है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नवगठित एनडीए सरकार पहले 100 दिनों में सुलझाने का दावा कर रही है। बेशक मणिपुर के मुख्यमंत्री यह दावा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार अगले 100 दिनों में राज्य में जारी हिंसा को खत्म करने के लिए कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेगी, लेकिन क्या मणिपुर में शांति बहाली के प्रयासों में उन्हें शामिल किया जाएगा, इसमें अभी संदेह बना हुआ है। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 18 जून यानी सोमवार को मणिपुर के ताज़ा हालात पर एक हाई लेवल मीटिंग की थी, लेकिन इस मीटिंग में मणिपुर के मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया था। ये मीटिंग मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में मणिपुर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ाने का भी फैसला लिया है। राज्य के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह और मुख्य सचिव विनीत जोशी के प्रतिनिधित्व में हुई इस मीटिंग में आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, आईबी चीफ तपंडेका, अगले सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, असम राइफल्स के डीजी समेत सेना और गृह मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। अमित शाह ने मणिपुर के मुख्य सचिव को विस्थापित लोगों के लिए उचित स्वास्थ्य शिक्षा सुविधा देने और उनका पुनर्वास सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने रिलीफ कैंपों की स्थिति की भी समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय शांति की स्थापना के लिए मैतेई और कुकी समुदाय से बात करेगा ताकि जल्द से जल्द जातीय विभाजन को पाटा जा सके। मणिपुर में 3 मई 2023 को भड़की इस जातीय हिंसा के बाद से लगातार हिंसक घटनाओं की खबरें आती रही हैं। हिंसा में 220 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि इस हिंसा से प्रभावित 50,000 से ज़्यादा लोग अपने घर बार छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। हजारों लोगों ने पड़ोसी राज्यों में शरण ली है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक राज्य के लोगों से नहीं मिले हैं। हालांकि 1 साल से हिंसा झेल रहे राज्य में केंद्र सरकार की तरफ से कुछ राजनीतिक पहल दिखाई दे रही है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के दोनों ही समुदाय के बीच विश्वास बहाली के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। और अब बात राष्ट्रीय बजट में आदिवासियों के हिस्से की। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने बुधवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जुलाई में संसद में जो बजट पेश किया जाएगा उसमें आदिवासी समुदाय के लिए 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं होने की उम्मीद है। ओराम ने कहा कि कुल बजट का 7.5% आदिवासी समुदाय के लिए रखा गया है, यानी हमारे पास आदिवासी समुदाय के लिए 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट है, जिसे आदिवासियों की कल्याण परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा। ओराम के मुताबिक केंद्र 740 एकलव्य मॉडल स्कूल बनाने के लिए काम कर रहा है और इस परियोजना के लिए 1.50 ट्रिलियन रुपए से अधिक की धनराशि उपलब्ध है। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में भी बात की, जिसका उद्देश्य आदिवासी आबादी की आय बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 87 से ज़्यादा उत्पादों पर MSP दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र ने 3,958 वन धन विकास केंद्रों को चालू करने के लिए काम किया है। यह योजना 2018 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य वनों और वन संबंधी उत्पादों के बारे में आदिवासियों के ज्ञान के माध्यम से उनकी मदद करना है। उन्होंने आदिवासी छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बनाई गई एक संस्था राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नेस्ट का भी जिक्र किया। केंद्रीय बजट में आदिवासियों के हित के लिए निर्धारित यह राशि निस्संदेह एक अच्छी बात है, लेकिन न जाने कितनी बार ऐसे मामले आते हैं जिनसे पता चलता है कि आदिवासी के हक का पैसा अधिकारी बीच में ही खा जाते हैं और इतना बजट मिलने के बाद भी आदिवासी आज भी स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी मूल सुविधाओं से रहित जीवन बिताने को लाचार है।
इसलिए ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों पर नकेल कसने की जरूरत है। गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और डेडियापाड़ा के विधायक चैतर वसावा ने पिछले शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने राज्य के आदिवासी क्षेत्र में व्यवसायीकरण के नाम पर आदिवासियों की जमीनों को गैर आदिवासियों को देने की घटनाओं की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने कानून का उल्लंघन करने वाले वर्तमान और पूर्व कलेक्टर के खिलाफ कार्यवाही की भी मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को भेजे इस पत्र में लिखा कि अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विशेष प्रावधानों का उल्लंघन करके एकता नगर, झगड़िया, मांडवी, मंगरोल और पारडी जैसे कई क्षेत्रों में आदिवासियों की भूमि का हस्तांतरण किया गया है, जो गैर कानूनी है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। वसावा ने कहा कि हाल ही में IAS अधिकारी आयुष ओक को राजस्व मामले में लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया था, जबकि इससे पहले पूर्व IAS अधिकारी SK लांगा को भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा गया था। उनका कहना है कि अगर सरकार आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों को बेचने के मामलों की गंभीरता से जांच करती है तो अतीत और वर्तमान के कई और जिला कलेक्टरों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। चैतर वसावा ने इस पत्र में भूमि की खरीद और बिक्री को रद्द करने के लिए अदालत में याचिका दायर करने की भी बात कही। इसके साथ ही उन्होंने आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर आदिवासी क्षेत्र में आंदोलन की भी चेतावनी दी है। इस मामले में चैतर वसावा ने गुजरात भूमि राजस्व संहिता की धारा 73 AA का हवाला दिया। यह धारा आदिवासियों की जमीनों को गैर आदिवासियों को बेचने पर रोक लगाती है। भू राजस्व संहिता के अंतर्गत धारा 73 AA की सभी शक्तियां कलेक्टर को दी गई हैं। इसलिए यदि कानून का उल्लंघन करके आदिवासियों की भूमि गैर आदिवासियों को दी जाती है तो इसके लिए जिला कलेक्टर को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा, क्योंकि उसकी अनुमति के बिना यह भूमि हस्तांतरण मुमकिन नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगले शनिवार फिर होगी मुलाकात आदिवासी भारत से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।